हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। यह आपकी जो है सीपीसी क्लास है और सीपीसी को आपको जो है सिविल प्रोसीजर कोड बोलते हैं, मतलब आपका सिविल प्रक्रिया संहिता। और सिविल प्रक्रिया संहिता में आपको जो है बहुत ही चीज़ें जो दो चीज़ें होती हैं, एक सीआरपीसी होता है, एक आपका सीपीसी होता है। एक जगह आपको जो है कैसे कानून जो है फंसाता है और दूसरी जगह आपको बताया जाता है कि कैसे आपको यहाँ से निकलना है। तो दोनों चीज़ों को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। एक में बताया गया कि आपको किस केस में कौन सी धारा यूज करते हो, और दूसरे में आपको बताया गया कि वहाँ से अगर जो निकलना है तो आप वहाँ पे किसके तहत कैसे निकल सकते हो। उन चीज़ों को यहाँ पे प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो हम सीपीसी में देखते हैं। तो यहाँ पे सीपीसी में आपका जो है सिलेबस में आपका सबसे पहले डिक्री और जुडिस काटा, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और यहीं से आपको जो है निर्धन व्यक्ति भी बन सकता है, और भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे वो आपका पढ़ेंगे आपका डिक्री क्या होता है, क्योंकि डिक्री आपका जो है 4 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है और आपका 6 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है और 20 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। डिक्री सिंपल सा चीज आपका ये होता है कि जैसे हमारा कोई आदेश होता है, वो जब कोर्ट दे देता है उसके बाद की जो चीजें होती हैं उसको हम लोग डिक्री बोल सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग डिक्री कहते हैं। सीपीसी की धारा जो है उसमें धारा 2 की जो अब धारा 2 में हमको जो है क्या बताया गया है, उसको हमको डिक्री को बताया गया है। डिक्री को एक न्याय निर्णय को औपचारिक मतलब ऑफिशियल अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है। डिक्री जो है आपका किसमें बताया गया, धारा 2 की उपधारा 2 में। धारा 2 आप जानते हैं कि ज्यादातर समय परिभाषा को परिभाषित किया जाता है धारा 2 में। जहां तक न्यायालय द्वारा इसे व्यक्त करने के अगर संबंध में देखा जाए तो यहाँ के निर्णायक मतलब जो एक आपका निर्णय निकल के आता है उसके स्वरूप का होता है। किसी भी मामले के संबंध में पक्षों के अधिकारों का निर्धारण यह करती है, और या प्रारंभिक या फिर अंतिम हो सकती है। जैसे आपका कोई फैसला हुआ, ठीक है, आपका कोई जैसे केस हुआ, तो वहां पे जो एक न्याय निर्णय हुआ, न्याय निर्णय मतलब आपका जो एक मतलब कोई ना कोई जो है रिजल्ट निकलेगा ना, उस रिजल्ट को आप जो है डिक्री बोल सकते हैं। और ये रिजल्ट आपका जो है प्रथम भी हो सकता है और लास्ट भी हो सकता है। इसे धारा 144 के अंतर्गत एक वाद पत्र की अस्वीकृति और किसी भी प्रश्न के निर्धारण पर भी शामिल करना समझा जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें निम्नलिखित चीजें आपकी शामिल नहीं होती हैं। डिक्री में आपका क्या क्या नहीं शामिल होता है उनको हम देखते हैं। नंबर 1 पे कोई भी निर्णय जिसमें एक आदेश से अपील के रूप में नहीं, तो मतलब एक अपील आपने दिया लेकिन वो आदेश के रूप में वहां पे नहीं, तो वो आपका डिक्री के रूप में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, आपका दिसंबर का कोई भी आदेश होता है वो भी आपका डिक्री के रूप में इंक्लूड नहीं होता है। इसके अलावा आपका जो देखा जाए तो सीपीसी की धारा 2 की उपधारा 2 के अंतर्गत आपका डिक्री शब्द का संक्षिप्त अर्थ यह है कि एक डिक्री तब प्रारंभिक होती है जब मुकदमे की पूरी तरह निपटाए जाने से पहले आगे का मुकदमा किया जाना हो। मतलब कुछ भी चीजें हैं, एक डिक्री आपकी कब होती है, जब पूरा मैटर आपको सॉल्व कर देना होता है। मतलब जैसे ये मान लो आपका 100 तक जाना है, तो 100 से पहले आपके 99 जो है काउंट आता है। ठीक है, तो इस स्टेज को आप जो है डिक्री कहते हैं। यह अंतिम होती है जब इस तरह के न्याय निर्णय से वाद को पूरी तरह से निपटारा हो जाता है। ठीक है, और यह आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम हो सकती है। मतलब एक जो आपका जब निपटारा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, अंतिम कहते हैं। ये आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम भी हो सकती है। तो डिक्री आपके कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक आपका अंतिम डिक्री, दूसरा आपका जो है प्रारंभिक डिक्री, और तीसरा आपका आंशिक रूप से अंतिम और आंशिक रूप से प्रारंभिक। ठीक है, डिक्री आपका 3 टाइप का हो गया। एक डिक्री अदालत के न्याय निर्णय की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति मतलब उसकी जो है खुद की जो है वहां पे व्यक्तित्व है। सरल भाषा में अगर जो कहें तो एक मुकदमे के एक या फिर अधिक पक्षों के पक्ष अदालत के न्याय निर्णय को डिक्री कहते हैं। एक मुकदमे के एक या उससे अधिक पक्षों के पक्षों मतलब वहां पे आपके 2 वादकर्ता होते हैं, उनके पक्ष में अदालत के निर्णय को, अदालत के आदेश को, निर्णय को क्या कहते हैं, डिक्री कहते हैं। यह डिक्री जो स्पष्ट करती हुआ कुछ जो है किस पक्ष में मुकदमा जीता है, या उस चीज को स्पष्ट करती है कि किस पक्ष में मुकदमा जीता है, उस चीज को डिक्री स्पष्ट करती है। एक डिक्री में जो 2 पक्ष होते हैं, ठीक है, एक आपका कौन सा होता है, वाद जो करता है, और एक वाद दाता होता है। ठीक है, वाद दाता और वाद ग्राहता दोनों हो सकते हैं। ठीक है, एक डिक्री धारक होता है और दूसरा डिक्री देनदार होता है। मतलब जो एक जो है डिक्री देता है और दूसरा जो है धारक होता है। डिक्री धारक वह पक्ष है जिसके पक्ष में डिक्री पारित की जाती है। मतलब जिसके पक्ष में आपको आदेश हुआ, जिसके पक्ष में आपका रिजल्ट वहां पे सुनाया जाता है, वो आपका डिक्री धारक व्यक्ति होता है।
हमारे लिए एक अन्य शब्द की अगर बात की जाए तो वहां पर निर्णय, अगर तो डिक्री वहां पे आ रहा तो निर्णय हमारे लिए समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि निर्णय का अर्थ जानना महत्वपूर्ण है। सीपीसी की धारा 2 की उपधारा 9 के अनुसार निर्णय का अर्थ न्यायाधीश द्वारा किसी डिक्री या फिर आदेश के आधार पर किया गया बयान है। अब निर्णय क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पे आपका क्या हुआ, आपको दो केस थे ए बी, ठीक है, ए बी, इन दोनों में कोई आपका जो है मैटर हुआ, ये आपका कोर्ट में गया, कोर्ट ने फैसला लिया, कोर्ट ने फैसला लिया किसके पक्ष में, बी के पक्ष में फैसला लिया, तो ये बी वाला जो होगा क्या होगा, डिक्री होल्डर होगा, डिक्री धारक, ठीक। दूसरी चीज, ये जो फैसला लिया, ठीक है, ये जो फैसला लिया, फैसला सुनाया गया, ठीक है, वो क्या होगा आपका, वो आपकी डिक्री, उसको आप डिक्री बोलेंगे। और इस फैसला पे जो है जो विचार हुआ, फैसला पर जो विचार हुआ उसको क्या हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग जो है निर्णय जानते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि एक निर्णय में एक डिक्री के आधार आपके यहाँ पे शामिल होते हैं। ये आपका यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अगर जो वहाँ पे आप लिखते हैं तो आपका एग्जाम में नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। एक निर्णय में एक डिक्री के आधार शामिल होते हैं, एक निर्णय से एक डिक्री प्राप्त होती है, इसलिए हर डिक्री का एक निर्णय का पालन करती है, ठीक है, हर डिक्री एक निर्णय का पालन करती है। डिक्री जो है न्यायाधीश के फैसले की औपचारिक अभिव्यक्ति या फिर प्रतिनिधि होती है। एक डिक्री में जो है आपकी अनिवार्यता क्या होती है, उनको हम यहाँ पे समझते हैं। एक डिक्री तभी दी जा सकती है जब कोई मुकदमा दायर किया जाता है, हालांकि सीपीसी में जो इसका मुकदमे का जो है स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया है। सिविल प्रोसीजर कोड में आपका मुकदमे रूप से स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। डिक्री एक न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है, ये भी हम आपको बताएं। सीपीसी न्याय निर्णय को शब्द को परिभाषित नहीं करती है, सीपीसी आपको जो है न्याय निर्णय को परिभाषित नहीं करती, और किसको नहीं परिभाषित करती है, मुकदमे को। ये दो चीजें हो गई। हालांकि सामान्य बोलचाल में अगर देखें तो इसका अर्थ न्यायिक निर्णय का यह होता है कि विवादित मामले में जो आपका जो ऑफिशियल बयान आता है, ऑफिशियल जो निर्णय आता है, उसको क्या कहते हैं, न्याय निर्णय कहते हैं। यह कानूनी प्रक्रिया है जिसमें अदालत अपने अवलोकन के लिए लाए गए किसी विशेष विवाद का समाधान करती है, तो एक डिक्री अपनी अभिव्यक्ति से औपचारिक है, ठीक है। और इसके अलावा यह केवल प्रकृति में प्रशासनिक नहीं होनी चाहिए, मतलब ये आपकी डिक्री जो होती है वो प्रकृति में आपकी जो है नेचर में प्रशासनिक नहीं होनी चाहिए, यह डिक्री आपकी अभिव्यक्ति में औपचारिक होती है। ये चीज यहाँ पे डिक्री में बताया गया। अब यहाँ पे आपका एक केस बना मदन नाइक बनाम हंसबाला देवी। इसमें बोला गया कि उच्चतम न्यायालय ने माना कि केवल वे निर्णय जो न्यायिक रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें डिक्री के रूप में सामान्यतः मान्यता दी जा सकती है। अगर जो आप कोई भी जो है क्वेश्चन वहां पे लिखते हो और उसके साथ में अगर जो आप वहां पे वाद लिख देते हो तो वहां पे आपका नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज और समझते हैं, तो पेपर आपका जो होगा सिंपल सा चीज है, वो काफी ज्यादा अच्छे स्वरूप में वहां पे तैयार किया गया है। तो अच्छे स्वरूप का मतलब ये क्या है कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो है सिंपल सा चीज कहें तो 3 सेक्शन में आपका पेपर आएगा, 3 सेक्शन में पेपर आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन आपका सी। यहाँ पे आपका कितने 10 क्वेश्चन होंगे, कितने अंक के होंगे, आपका 6 अंक का क्वेश्चन होगा, तो 60 नंबर के आपके यहाँ पे क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे आपका 4 क्वेश्चन होंगे, कितना करना होगा, एक क्वेश्चन करना होगा, 20 अंक का होगा, मतलब यहाँ पे आपका 20 नंबर हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी आपका 4 क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन करना होगा, मतलब ऑप्शनल मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या, ये भी 20, आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। तो अगर जो आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपका जो 10 टॉपिक है, ठीक है, तो आपका जो है सब्जेक्ट में इतना नहीं दिया गया है कि आप जो है उसको तैयार ना कर सको। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन जहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन करने वहां पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, तो आप कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा तैयार करो। ये आपको बताना था। दूसरी चीज ये आपको बताना था कि जैसे आप एग्जाम लिख रहे हो, तो एग्जाम लिख रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको वहां पे हर एक चीज नहीं मालूम होगी, हर एक चीज नहीं याद होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए सिंपल सा चीज है, मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हो और इसमें बोला गया कि साक्ष्य को परिभाषित करो, साक्ष्य की आपकी व्याख्या करना है, ठीक है। अब साक्ष्य की व्याख्या करना है, मान लो आपको ये क्वेश्चन लिखना है, 20 नंबर में आया तो 20 नंबर में हाँ एक चीज और देखिए कि आपका जो क्वेश्चन 6 नंबर में है वो आप क्वेश्चन जो है 2 पेज में लिखिए, और जो क्वेश्चन आपका 20 नंबर में है वो क्वेश्चन आप जो है 6 पेज में लिखिए। ऐसे आप लिख के चलेंगे तो आपका जो कॉपी भी भर जाएगी और आपका नंबर भी अच्छे से मिलेंगे। मान लीजिए आपको कोई साक्ष्य आया और बोला गया कि साक्ष्य की व्याख्या लिखिए, आपका 20 नंबर का क्वेश्चन आपको 6 पेज लिखना है।
अब 6 पेज लिखना है आपको, जो है आपने वहां पे केवल 3 पेज लिख पाया, उसके आगे आपको नहीं मालूम साक्ष्य के बारे में, साक्ष्य के टॉपिक के बारे में आपको नहीं मालूम है, आपने केवल 3 पेज लिखा है। अब आगे क्या करोगे? तो साक्ष्य से संबंधित आपका क्या क्या आता है, देखो साक्ष्य से संबंधित आपका आता है नंबर 1 पे साक्षी, साक्षी मतलब आपका गवाही, ठीक, नंबर 1 पे गवाही। नंबर 2 पे आपका क्या आ जाता है? साक्ष्य से संबंधित क्या आता है आपका, जो है एक साक्ष्य आपका सिंपल सा प्रारंभिक साक्ष्य होता है, द्वितीयक साक्ष्य होता है, ठीक है, मौखिक साक्ष्य हो सकता है, ठीक है, अनुश्रोत साक्ष्य हो सकता है, ये चीज होती है। फिर उसके में आपका क्या आ सकता है? गवाही आ जाता है। अब यहाँ पे साक्ष्य आपने 3 पेज लिखा, आप वहां पे गवाही को लिख रहे हैं। अब गवाही को भी आपको अगर जो ये टॉपिक आता होगा तो गवाही भी वहां पे आप लिखोगे। मान लीजिए आपने यहाँ पे 3 पेज फिल कर दिया, आपको कुछ नहीं आता साक्ष्य के बारे में, आप वहां पे गवाही बढ़ा के लिखो, 2 पेज आप ये लिख दो, ठीक है। अब आपको मान लो गवाही के बारे में भी नहीं आता, एक पेज अपना और बढ़ा लो, ये आप जो पेज बढ़ाओ ना, तो यहाँ पे आप सिंपल सा परीक्षा के बारे में लिख दो। परीक्षा क्या होता है? जब आपका बयान होता है ना, उसको हम लोग परीक्षा बोलते हैं। परीक्षा आपकी 3 प्रकार की होती है। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर जो वहां पे आ रहा है, आपने उसको लिखना है, तो वो क्वेश्चन आपको आता हो तब तो वहां पे बहुत ही अच्छी बात है, वो आपको वहां पे लिखेंगे। वो क्वेश्चन मान लो आपको जो पूरा नहीं आता है लेकिन थोड़ा आता है, तो वहां पे वो क्वेश्चन लिखो, और उसके बारे में उसके साथ में और भी क्या चीजें हम ऐड ऑन कर सकते हैं उसको वहां पे आप लिख दीजिए, ठीक है। तो वहां से आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर जो उस क्वेश्चन को आप स्किप कर रहे हो, ठीक है, तो स्किप करोगे क्या होगा, तो आपको 6 नंबर या फिर 20 नंबर वहां पे कैंसिल चला गया, वहां पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर जो उस क्वेश्चन को आप लिखोगे तो 20 नंबर में कुछ नहीं तो आपको 10 नंबर देगा, तो 10 नंबर तो ये आपको बढ़ेंगे ना, तो ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये चीजें वहां पे आपको लिखना होगा। तो जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आप 2 पेज में लिख लेना, जो आपका जो है 20 नंबर का क्वेश्चन आए वो आप 6 पेज में लिख लेंगे। तो यहाँ पे जब 10 क्वेश्चन आएंगे तो 20 पेज ये आपका हो गया, और 2 क्वेश्चन ये आया तो आपके 12 पेज ये हो गया, आपके 32 पेज की अगर जो कॉपी आएगी तो आपकी भर जाएगी, ठीक है। अच्छे से लिखना। और आपको क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है ये भी हम आपको बता दें। क्वेश्चन में सिंपल सा आपको क्या लिखना है, मान लीजिए आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आया, तो 6 नंबर के क्वेश्चन में देखो एक जो है 2 पेज आपको लिखना है, तो 2 पेज लिखना है तो मतलब क्या, आपको पहले परिचय डाल लो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो उसके बारे में आप परिचय वहां पे लिख दो। उसके बारे में आपने जो है 4-5 लाइन लिखा, उसके बाद क्या है, उसके बाद वहां पे कुछ धारा, जो वहां पे धारा के बारे में कुछ लिख दो, ठीक है। तो धारा के बारे में वहां पे आप लिखोगे 5-6 लाइन। उसके बाद आपने क्या, एक जो है वहां पे वाद लिख दिया, वाद भी आपके 3-4 लाइन हो गया, ठीक है। मान लो यहाँ पे 5 लाइन ये हो गया, धारा आपकी 5 लाइन हो गया, वाद भी आपका जो है 4 लाइन हो गया, ठीक। उससे उसके बाद क्या है कि धारा से रिलेटेड मान लो वहां पे कोई पॉइंट्स आप लिख दो, ये भी आपका जो है 4 लाइन में हो गया। उसके बाद जो है वहां पे आप जो है वाद अगर जो आपको कोई याद आ रहा तो लिख दो, नहीं आ रहा तो वहां पे आपका कंक्लूजन डाल दो, ठीक है, निष्कर्ष। निष्कर्ष अगर जो वहां पे डाल दोगे, निष्कर्ष और वहां पे परिचय, तो ये दोनों चीज आपके नंबर जो है काफी ज्यादा बूस्ट कर देंगे। एक एक नंबर अगर जो यहाँ से मिलेगा तो आपको जो हर क्वेश्चन में 2 नंबर बढ़ जाएंगे, और हर क्वेश्चन में 2 नंबर बढ़ जाएंगे, मतलब आपका पूरे क्वेश्चन पेपर में आपके 24 नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप वहां पे कर सकते हो। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको जो है कुल ज्यादा आपको लिखना नहीं होता, कुल मिला के आपको 30 लाइन जो है लिखना होता है, और 30 लाइन आप लोग आराम से लिख सकते हैं, 30-35 लाइन आराम से लिख सकते हैं। इतना बड़ा आपका वो जो है सिलेबस नहीं है कि आप याद नहीं कर सकते हो। आपको ज्यादा टॉपिक भी नहीं पढ़ने हैं, आराम से टॉपिक पढ़िए। कुल मिला के आपको कितना क्या करना है, आपको 15 वाद जो है याद रख लेना है, एक सब्जेक्ट में 15 वाद। 15 वाद अगर जो हम लोग याद रखते हैं, उसका क्या मतलब, उसका सिंपल सा मतलब ये है कि मान लीजिए कोई वाद आपको याद आ रहा है तो वो वाद लिख दो, और मान लो उस कोई भी आप वहां पे धारा लिख रहे हो लेकिन उससे संबंधित आपको वाद नहीं मालूम है, तो अगर उससे इंक्लूडेड आपका मान लो साक्ष्य के बारे में लिख रहे हो और साक्ष्य के बारे में वाद नहीं मालूम है, लेकिन आपने पढ़ा है कि जो है पटना में ये केस हुआ था, ये वादी को लेकर केस हुआ था, तो वहां पे वो चीज आप वहां पे वो केस लिख दीजिए, ठीक है। तो वहां पे आपको नंबर बढ़ जाएंगे। ये आपको आता है तो आप अपना पूरा सही से लिखेंगे, नहीं आता तो ऐसे आप क्वेश्चन बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। और फिर हम कहेंगे कि आपने पढ़ाई जो पूरा कंटिन्यू रखो, क्योंकि वहां पे ऐसे लिखने से बेहतर है कि आप जो है अपना पढ़ के अभी से जो है पूरा तैयार कर लो, फिर वो अपना लिखो, ठीक है। दूसरा आपका केस जो बना था वो आपका बना कि दीपचंद बनाम भूमि अधिग्रहण। इस मामले में यह माना गया कि डिक्री केवल अदालत के एक अधिकारी से ही आगे बढ़ सकती है।
तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको मिले और 2 पॉइंट मिले तो आप दोनों पॉइंट को इंक्लूड करके आगे बढ़ा कर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि पक्षों के अधिकार जो होते हैं उनका क्या निर्धारण होता है। अधिकारों का निर्धारण यहाँ पे समझते हैं। एक दीवानी वाद में 2 पक्ष आपके होते हैं, एक वादी एक आपका प्रतिवादी। जो वाद दायर करता है या फिर जो दूसरा जिसके खिलाफ आपका वाद जो है दायर होता है, तब यह आपका जो है एक मुकदमा तैयार होता है। इसके अलावा यह ध्यान देना होगा कि दत्तात्रेय बनाम राधाबाई के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार पक्षों के मूल अधिकार ना कि प्रक्रियात्मक अधिकार होते हैं और ना ही एक दीवानी मुकदमे में निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, पक्षों के मूल अधिकार जो होते हैं वो आपके प्रक्रियात्मक आधार नहीं होते हैं और वो एक दीवानी मुकदमे में निर्धारित किए जाते हैं। इसीलिए सीपीसी की धारा 2 की उपधारा 2 के अनुसार डिक्री तभी पारित की जाती है जब कोई दीवानी वाद होता है जिसमें पक्षों के अधिकार विवादित होते हैं। डिक्री कब पारित होती है? जिसमें आपके जो है दीवानी वाद हो और पक्षों के अधिकार वहां पे विवादित हो तो आपके डिक्री पारित होती है। अब जो है निर्णायक आपके निर्धारण क्या हुआ इसको हम देखते हैं। ये हेडिंग आपको जो है सिंपल सा चीज अगर जो आप कहेंगे ना क्वेश्चन में आपका पेज बढ़ाने के लिए है तो हाँ आप लिख सकते हो। सीपीसी की धारा 2 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि डिक्री प्रकृति में निर्णायक आपकी होती है। इसे निर्णायक रूप से पक्षों के अधिकारों और कर्तव्यों को इस तरह से जो है तय करना होता है कि न्यायाधीश के पास निर्णय लेने के लिए और कुछ ना है। डिक्री के अनुसार ही वो न्यायाधीश आपका निर्णय लेता है, वही उसका लास्ट आपका चारा होता है। जो आपका इसी कारण से अंतरिम निर्णय जैसे आपका अंतर्वर्ती आदेश सीपीसी के तहत डिक्री में आपके नहीं आते। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन सिंपल सा क्या बोल रहा है कि अंतर्वर्ती आपके जो आदेश आते हैं ये आपके डिक्री के दायरे में नहीं होते हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ मुद्दों पर जो है आंशिक रूप से निर्णय लेने और कुछ मुद्दों में निर्धारण के लिए निचली अदालत में भेजने का आदेश भी एक डिक्री नहीं है। मतलब कुछ चीजों को हम निचली आदेश में भेजते हैं तो उसका भी ये आदेश आपका एक डिक्री नहीं होता है। आपका औपचारिक अभिव्यक्ति अभी हमने बात किया तो औपचारिक अभिव्यक्ति क्या होता है उसको हम समझते हैं, क्योंकि औपचारिक अभिव्यक्ति की हमने अभी बात की थी। अगर जो औपचारिक अभिव्यक्ति आपको पता होगा तभी आप उसको समझ पाओगे। औपचारिक अभिव्यक्ति की अगर बात करते तो एक डिक्री एक निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक डिक्री लिखित रूप में होनी चाहिए। विशेष मामलों में संबंधित कानून का वहां पे अनुपालन करना चाहिए। इसलिए निर्णय के दौरान न्यायाधीशों की अनौपचारिक टिप्पणियों को डिक्री नहीं माना जाता है, क्योंकि देखो कोर्ट में न्यायाधीश आपका जो है वहां पे कोई भी चीज कह रहा है तो हर एक चीज को आप वहां पे डिक्री नहीं कह सकते हो। डिक्री आपका केवल जो है लिखित रूप में वहां पे होती है। एक डिक्री अलग और निर्णायक रूप से तैयार की जानी चाहिए। यदि डिक्री औपचारिक रूप से व्यक्त नहीं की जाती तो किसी भी मामले में पक्ष किसी भी निर्णय की अपील नहीं कर सकता है। ये चीज यहाँ पे बताई। अगर जो डिक्री वहां पे जो है औपचारिक रूप से अभिव्यक्ति नहीं की गई तो वहां पे कोई भी मैटर जो है वहां पे कोई भी पक्ष जो है वहां पे अपील नहीं कर सकता है। डिक्री आपकी जो है लिखित रूप में होगी। कोर्ट में जो मान लो न्यायाधीश जो है कोई भी जो है टिप्पणी वहां पे करता है तो उन सारी टिप्पणी को डिक्री नहीं माना जाता। अब आपका डिक्री में क्या क्या शामिल है इसको हम यहाँ पे देखते हैं। नंबर 1 पे एक वाद का अस्वीकृत करना। डिक्री में आपका क्या क्या शामिल होता है? एक वाद, जैसे कोई भी वाद है उसको हम जो है कोर्ट अस्वीकृत कर देता है वो भी आपका शामिल होता है। उसका क्या मतलब यहाँ पे हम देखते हैं। नंबर 1 पे क्या अस्वीकृत है? जब कोई वाद अदालत में पहुंचता है तो अदालत पहले यह निर्धारित करती कि उसे मुकदमा चलाने, वापस करने या फिर खारिज करने की आवश्यकता है या नहीं है। अदालत विशेष मामले के भौतिक तथ्यों पर जो है इसका निर्धारण लेती है। सीपीसी का आदेश 7 नियम 11 उन स्थितियों को बताता है जो उसमें वाद आपके खारिज किए जाते हैं। और ये आपके क्या है यहाँ पे देखते हैं किस मैटर पे आपके वाद खारिज होते हैं। नंबर 1 पे यह कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करता। कोई भी जो है कार्रवाई कर रहा हो इसे किसी भी कारण का खुलासा नहीं करता हो। दावा की गई जो है राहत का वादी द्वारा कम मूल्यांकन किया गया हो, वह अदालत द्वारा निर्धारित समय के भीतर इसे ठीक करने में विफल रहा हो, अपर्याप्त स्टाम्प पेपर के रूप उपयोग में अदालत जो है द्वारा इसे वापस करने के बाद वादी अदालत द्वारा निर्धारण वहां पे लिखा हो, वाद में जो है दिए गए बयान में पता चलता हो कि वाद किसी भी कानून द्वारा वर्जित है, वाद पत्र डुप्लीकेट प्रति दाखिल नहीं की गई हो। ठीक है, तो इन सारे चीजों की वजह से आपका वहां पे वाद
आपका दाखिल नहीं होता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे पढ़ते हैं। अब देखते हैं सीपीसी की जो है आदेश 7 के नियम 12 में प्रावधान है कि किसी वाद को खारिज करते समय न्यायाधीश को वहां पे लिखित रूप में वहां पे आदेश देना होगा कि वह किस कारण की वजह से उसको खारिज कर रहा है। ठीक है, अब डिक्री में आपका क्या नहीं शामिल होता है, इसको यहाँ पे देखते हैं। डिक्री में सीपीसी की धारा 2 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि निम्नलिखित चीजों को आपका डिक्री में शामिल नहीं किया जाएगा। नंबर 1 पे कोई भी निर्णय जिसकी अपील की जा सकती हो वो आपका डिक्री में नहीं शामिल होता है। बर्खास्तगी का कोई भी आदेश नहीं शामिल होता है। सीपीसी के जो है तहत कोई भी निर्णय जिसकी अपील किसी आदेश से अपील के रूप में की गई वह भी इसमें नहीं शामिल होता है। ये चीज हम आपको बताया क्या क्या नहीं शामिल हो सकता, आपको हम पहले बता चुके हैं। डिक्री के आपके प्रकार जो हम समझते हैं, तो डिक्री के प्रकार आपके जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका क्या हो सकता है, अंतिम डिक्री हो सकता है। दूसरा आपका क्या हो सकता है, आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम डिक्री। और तीसरा आपका अंतिम जो है वही होता है अंतिम डिक्री आंशिक रूप से। तो पहला आपका जो है अंतिम डिक्री, दूसरा आंशिक रूप से प्रारंभिक डिक्री और तीसरा। लेकिन आदेश से पहले हम एक चीज और समझते हैं कि आपका जो है अंतिम डिक्री और प्रारंभिक डिक्री क्या होता है, उसको हम देखते हैं। तो अंतिम डिक्री की अगर जो बात करेंगे तो अंतिम डिक्री आपका धारा 2 की उपधारा 2 में कहा गया कि डिक्री अंतिम हो सकती है। ये आपका अंतिम डिक्री में बता रहे हैं आपको। एक अंतिम डिक्री वह है जो एक वाद को पूरी तरह से निपटारा करती है और अंत में वाद में सभी विवादित मामलों को निपटारा करती है। यह तब जारी की जाती है जब मुकदमा को बिल्कुल सुनवाई पूरी हो जाती है और निर्णय के लिए कुछ वहां पे नहीं बचता, तब वहां पे अंतिम डिक्री होता है। जैसे आपका शंकर बलवंत लोखड़े जिनकी मृत्यु हो गई थी बनाम चंद्रकांत शंकर लोखड़े के वाद में 1995 में वाद हुआ। इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बताया गया कि एक डिक्री को निम्नलिखित परिदृश्यों में अंतिम कहा जा सकता है। कौन कौन से वो जो कंडीशन होती है जिसमें आपको डिक्री को अंतिम कहा जाएगा, उसको यहाँ पे समझते हैं। जब निर्धारित समय के भीतर डिक्री की अपील ना की गई हो, जब डिक्री सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित की गई हो, जब डिक्री को पूर्णतः निस्तारित मान लिया गया, पूर्णतः आपका डिस्पोज मान लिया गया हो। ठीक है, अंतिम डिक्री की आपकी विशेषताएं क्या होती है, नंबर 1 पे यह निष्पादन योग्य होती है। इसे बिना किसी प्रारंभिक डिक्री के पारित किया जा सकता है और यह विवादित मामलों को निर्णायक रूप से सुलझाती हैं और न्यायालय एक से अधिक अंतिम डिक्री पारित कर सकता है। ये यहाँ पे अंतिम डिक्री की विशेषताएं होती हैं। अब हमने जो है क्या क्या पढ़ लिया, अंतिम डिक्री पढ़ लिया, अंतिम और प्रारंभिक डिक्री पढ़ लिया, और अब हम पढ़ेंगे आपका अंतिम डिक्री पढ़ लिया और आपका क्या आंशिक रूप से अंतिम आंशिक रूप से प्रारंभिक डिक्री। अब हम पढ़ेंगे आपका प्रारंभिक डिक्री। ठीक है, तो डिक्री हमने आपको बताया था 3 टाइप की होती हैं। तो अब देखते हैं सबसे पहला जो है और बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से एक कि आपका प्रारंभिक डिक्री क्या होता है। प्रारंभिक डिक्री आपकी हो सकती है सीपीसी की धारा 2 की उपधारा 2 में प्रारंभिक डिक्री के बारे में बताती है। एक डिक्री प्रारंभिक होती है जब वाद को पूरी तरह से निपटाए जाने से पहले की कार्रवाई की जानी हो। किसी भी चीज को, किसी भी वाद को पूरी तरह से निपटाया जाना है, उसके पहले की जो कार्रवाई होती है उसको क्या कहते हैं, आपकी डिक्री कहते हैं, प्रारंभिक डिक्री कहते हैं। यह अंतिम होती है जब इस तरह के निर्णय पूरी तरह से वाद को निपटारा कर देता है। इसलिए एक प्रारंभिक डिक्री तब पारित की जाती है जब अभी भी कुछ ऐसा हो जिसे अदालत के पक्षों को अधिकारों और कर्तव्यों को निर्णायक रूप से निर्धारित करने से पहले तय करने की आवश्यकता होती है। एक वाद में एक से अधिक प्रारंभिक डिक्री आपकी हो सकती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे आपका लास्ट टाइम जो रिजल्ट आना है, रिजल्ट आने से पहले की जो यहाँ पे तैयारी होती है, जो भी यहाँ पे कंडीशन होती है जिसमें जो है कोई भी चीज आकर क्या कर सकता है, आपका केस पलट सकता है, ये आपकी चीजें यहाँ पे प्रारंभिक डिक्री, इस टाइम को प्रारंभिक डिक्री के रूप में होता है। यहाँ पे आपका केस बना मूलचंद्र बनाम उपनिदेशक डायरेक्टर 1995। इसमें जो बोला गया कि उच्चतम न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था। हालांकि पक्षों के अधिकारों का पता लगाया जा चुका होता, लेकिन अदालत एक प्रारंभिक डिक्री तब पारित करती है जब कुछ अन्य मामलों पर अभी भी निर्णय लिया जाना बाकी है। मतलब प्रारंभिक डिक्री आपकी कब होती है, जब आपका केस चल रहा होता है, उसमें कुछ निर्णय आपके बाकी होते हैं, तब आपके प्रारंभिक डिक्री होती है। जब आपका पूरी तरह से केस आपका समाप्त हो जाता है तो आपका वो अंतिम डिक्री होती है। ठीक है, अब यहाँ पे सीपीसी के तहत आपका निम्नलिखित मुकदमों पे आपका एक प्रारंभिक डिक्री पारित की जा सकती है। कौन कौन से मुकदमे में, आपका प्रशासन का कोई वाद हो, कब्जे को लेकर वाद हो, साझेदारी विघटन को लेकर वाद हो, विभाजन को लेकर वाद हो,
गिरवी रखे न की लेकर कोई वाद हो, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कोई वाद हो, फौजदारी जो है वाद हो, ठीक है, बंधक मोचन हो, ये अगर जो यहाँ पे लिखते हो तो यहाँ पे आपका एक प्रारंभिक डिक्री में रखा जाता है। आपको अगर जो मान लो आदेश वगैरह नहीं याद रहा हो, ये आप वहाँ पे नहीं लिखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे ये एग्जाम्पल वहाँ पे एग्जाम में लिखते हो तो आपको वहाँ पे नंबर मिलेगा, ठीक है। अगला आपका पॉइंट है, ये हमने आपको डिक्री अभी सब पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं आपका आदेश। आदेश आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आदेश को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। आदेश देखिए, आदेश आपका क्या होता है, एक आदेश का सीपीसी की धारा जो है 2 की उपधारा 14 के तहत बताया गया है। एक दीवानी अदालत के किसी भी निर्णय को औपचारिक अभिव्यक्ति जो एक डिक्री नहीं है उसके रूप में यह परिभाषित करता है, किसको, आदेश को। जैसा कि परिभाषा में आपको स्पष्ट रूप से बताया गया कि एक आदेश एक डिक्री नहीं है। एक आदेश डिक्री नहीं, आदेश डिक्री नहीं, आदेश ये है, ये आपका डिक्री है, एक आदेश आपकी डिक्री नहीं है, ठीक है। हालांकि एक आदेश एक डिक्री नहीं है, लेकिन एक डिक्री आमतौर पर आदेश होता है। एक डिक्री आपका आमतौर पर आदेश होता है। अब इसका क्या मतलब है, आदेश डिक्री नहीं है, आदेश डिक्री नहीं है तो ये आपका बड़ा हुआ, मतलब यहाँ पे ऐसा समझिए, एक आदेश एक डिक्री नहीं है तो यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए एक आदेश ये हुआ, ये आपका डिक्री नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका जो ये आदेश हुआ ये आपका डिक्री नहीं है, मतलब डिक्री जो होता है, डिक्री जो होता है वो आदेश हो सकता है या होता है, लेकिन एक आदेश डिक्री नहीं हो सकता। ये आपका यहाँ पे पॉइंट समझने वाला है, जिसको अगर जो मैथ में या फिर जो है रीजनिंग में इंटरेस्ट होता है ना, तो वो आप यहाँ पे समझ जाओगे कि एक आदेश और डिक्री में हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक आदेश आपका जो होता है वो डिक्री नहीं होता, लेकिन एक डिक्री आदेश होता है, ठीक है। डिक्री जो होता है वो आदेश हो सकता है, डिक्री जो होता है वो आदेश हो सकता है, लेकिन एक आदेश आपका डिक्री नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं क्योंकि एक डिक्री प्रारंभिक, अंतिम और आंशिक रूप से दोनों हो सकती है, लेकिन एक आदेश प्रकृति में आपका हमेशा अंतिम होता है। आदेश आपका प्रकृति में हमेशा अंतिम होता है। डिक्री आपका 3 टाइप की होती है, प्रारंभिक, अंतिम और आपका आंशिक रूप से। फिर भी यह ध्यान देने योग्य कि अंतिम एक आदेश को निष्पादित करने का निर्णायक क्षमता को संदर्भित करता है। एक अंतिम आदेश आपका निर्णायक चीजों को लाने का जो है संदर्भित करता है। इसका मतलब यह है कि एक आदेश अनिवार्य रूप से प्रक्रियात्मक रूप से निष्पादित किया जाना चाहिए। एक आदेश पक्षों के प्रक्रियात्मक अधिकारों को निर्धारित करता है। अदालत जो है दीवानी वाद के किसी भी चरण में आदेश पारित कर सकती है। अनिवार्य रूप से अगर जो देखें तो वहां पे एक आदेश एक या फिर कई आदेश के बाद एक डिक्री का पालन किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे चीजों को समझते हैं कि आपका आदेश, डिक्री, ये जो बहुत बड़ा ही कंफ्यूजन वाला चीज हो गई, इनको यहाँ पे समझते हैं अंतर इसका क्या होता है। देखिए, डिक्री और आदेश शब्द अक्सर एक दूसरे के जो है स्थान पर प्रयोग हम लोग कर देते हैं, लेकिन इन चीजों के बीच में हम लोगों को क्या अंतर नहीं पता होता है, क्योंकि दोनों औपचारिक अभिव्यक्ति के रूप में होते हैं, इसलिए इनका अंतर हम लोग ज्यादा जानते नहीं है। एक आदेश को एक डिक्री से क्या अलग करता है, नंबर 1 पे उसका जो है आधार जो होता है उसकी अंतिम स्थिति होती है। आदेश की अंतिम स्थिति क्या है, आपकी डिक्री की अंतिम स्थिति क्या है, इन दोनों चीजों को जो अलग करता है वही आपका जो है क्या अंतिम स्थिति अलग करता है, आदेश और डिक्री को। आमतौर पर किसी भी मुकदमे के अंत में एक डिक्री पारित की जाती है और यह पक्षों के मूल अधिकारों को विवाद को समाप्त करती है। इसके विपरीत एक मुकदमे के दौरान किसी भी आदेश पारित किया जाता है और यह पक्षों के प्रक्रियात्मक अधिकारों को स्थापित करती है। देखिए, जब आपका मूल अधिकार की बात आती है तो वहां पे क्या होता है, ज्यादातर आपको जो है डिक्री वहां पे पारित की जाती है और उनके मूल अधिकारों को समाप्त हो जाता है, ठीक है, निष्पादन हो जाता है, विवाद को समाप्त हो जाता है। और कोई मुकदमे में जब आदेश आपका पारित होता है तो मुकदमे को निपटारा हो जाता है, वो जो अंतिम आपका निर्णय होता है उसको आदेश कहते हैं। एक आदेश की अनिवार्यता क्या होती है, इसको यहाँ पे देखते हैं। आदेश को आपका धारा 2 की उपधारा 14 में बताया गया, और आदेश की निर्णय जो है अनिवार्यता आपकी है नंबर 1 पे वह दीवानी अदालत का निर्णय होना चाहिए।
निर्णयता में देखते हैं, अनिवार्यता में देखते हैं, तो वह जो है दीवानी आदेश का अदालत का जो है आपका निर्णय होना चाहिए। केवल दीवानी अदालत के जो है निर्णय को औपचारिक अभिव्यक्ति को ही आपके आदेश माना गया। केवल दीवानी अदालत के निर्णय को आपका आदेश माना गया है। ठीक है, और आपका जो है आदेश के लिए क्या अनिवार्य होता है, नंबर दूसरे पे आपका औपचारिक अभिव्यक्ति आपके अनिवार्य होती है। धारा 2 की उपधारा 14 के तहत कोई आदेश आपका डिक्री नहीं हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका। ठीक है, कोई भी आदेश आपका डिक्री नहीं हो सकता। एक आदेश औपचारिक रूप से अर्थात लिखित रूप से आपका किया जाता है। ठीक है, यह आपका डिक्री नहीं होता है। आदेश के प्रकार आपका जो देखते हैं तो आदेश आपका 4 प्रकार के होता है। आपका अंतिम आदेश होता है, अंतर्वर्ती आदेश होता है, अपील योग्य आदेश होता है और आपका अपील ना करने योग्य आदेश होता है। अंतिम आदेश क्या होता है, जिससे जो अंत में प्रक्रियात्मक अधिकारों को स्थापित करता है उसके निष्पादन के लिए कहता है, वो आपका अंतिम आदेश। अंतर्वर्ती आदेश हुआ है जो किसी व्यक्ति या फिर संपत्ति का कोई नुकसान होने से रोकने के लिए अस्थायी रूप से वहां पे दिया जाता है, वो आपका अंतर्वर्ती आदेश होता है। जैसे मान लीजिए आपका मकान तोड़ा जा रहा है और मकान तोड़ने जाने के लिए आप वहां पे स्टे लगा देते हो ना, तो उसको क्या करते हैं, अंतर्वर्ती आदेश कहते हैं। तो वहां पे आपको नुकसान होने से बचा लेता है, तो वही चीज आपका क्या है, अंतर्वर्ती आदेश है। अपील योग्य आदेश आपका क्या होता है, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि एक अपील योग्य आदेश वह होता है जिसके खिलाफ अपील दायर की जाती है। हालांकि ज्यादातर आदेशों को अपील नहीं की जा सकती है। उदाहरण के लिए देखिए, कुछ आदेश जैसे सीपीसी की धारा 104 और आदेश 43 के नियम 1 में आपके अपील योग्य वहां पे आदेश होते हैं। कुछ आदेश आपके अपील योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, अब डिक्री और आदेश में हम महत्वपूर्ण वहां पे अंतर को समझते हैं। सबसे पहले डिक्री को जो है धारा 2 की उपधारा 2 में परिभाषित किया गया है और आदेश को धारा 2 की उपधारा 14 में परिभाषित किया गया है। यह जो है न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, यह न्याय निर्णय की औपचारिक के रूप में परिभाषित किया गया है और यह औपचारिक अभिव्यक्ति जो एक डिक्री नहीं होती उसके रूप में परिभाषित किया गया। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपके बनेंगे, या औपचारिक अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया या औपचारिक अभिव्यक्ति जो एक डिक्री नहीं उसके रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, ये 2 यहाँ पे पॉइंट है। अंतिम आपकी कंडीशन क्या होती है, एक डिक्री, अंतिम कंडीशन क्या है कि अंतिम कंडीशन इसकी कि एक डिक्री या तो प्रारंभिक हो सकती है या फिर अंतिम या फिर आपके आंशिक रूप से हो सकती है। अपील करने योग्य आपकी डिक्री वहां पे होती है। अपील केवल डिक्री के विरुद्ध हो सकती है, अपील केवल डिक्री के विरुद्ध हो सकती है। इन पॉइंटों को आप समझिए और वहां पे आपको लिखने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे अगर जो यहाँ पे आप समझ के पढ़ते हो या फिर अपनी कॉपी पेन लेके बैठते हो। ठीक है, और पॉइंट एक एक नोट करो तो वहां पे आपको समझ में आएगा। अपील केवल डिक्री के विरुद्ध हो सकती है, आदेश के विरुद्ध नहीं। एक डिक्री उन मामलों को छोड़कर अपील करने योग्य है जहां कानून स्पष्ट रूप से वहां पर प्रतिबंधित करता हो। हालांकि सीपीसी की धारा 104 और आदेश 43 नियम 1 में निर्दिष्ट को छोड़कर ज्यादातर आदेश आपके अपील योग्य नहीं है। आपका हम अब देखते हैं मुकदमा दायर करना। मुकदमा आपका कैसे दायर होता है उसको यहाँ पे देखते हैं। एक वाद प्रस्तुत करने पर स्थापित मुकदमे में एक डिक्री पारित की जाती है। दूसरी ओर एक वाद में एक आदेश दिया जाता है जिसे या तो एक वाद पत्र या आवेदन या फिर याचिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पक्षों के अधिकारों को वहां पे जो निर्धारण होता है, ठीक है, तो उसका भी मूल अधिकारों का निर्धारित वहां पे करती है। आदेश और डिक्री की संख्या आपका एक या फिर उससे अधिक भी हो सकती है। निर्णय और आदेश में आपका क्या अंतर होता है, अभी हमने देखा डिक्री और आदेश में क्या अंतर होता है। अब हम लोग देखते हैं निर्णय और आदेश में आपका क्या अंतर होता है। सीपीसी की धारा 2 की उपधारा 14 में आपका क्या आदेश को बताया गया है। सीपीसी की धारा 2 की उपधारा 9 में आपको निर्णय को बताया गया है। आदेश आपका केवल दीवानी अदालत के रूप में दिया जाता है। ठीक है, हमने आपका क्या क्या पढ़ा, डिक्री पढ़ा, आदेश पढ़ा, निर्णय पढ़ा। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को पढ़ा और तीनों चीजों आपको जो है देख लेना एग्जाम में। आपको जो है ये आपका कुछ नहीं तो कम से कम 20-32 नंबर का आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 32 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलने के चांसेस हैं। आप इसको अच्छे से अगर पढ़ के जाओगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको जो है छोटे छोटे मिल सकते हैं मतलब 6 अंक के, और एक क्वेश्चन आपको बड़ा मिल सकता है मतलब 20 अंक का। ठीक है, तो 32 नंबर यहाँ से आपको मिलने के चांसेस हैं। तो आप अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, और अपना जो है जितना कोशिश हो सकता है उतना जो लिखने की कोशिश करो और कम टाइम में ज्यादा लिखने की कोशिश करो। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।